गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक जो है रियाप्टिक में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो सभी बोर्ड के लिए, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल सरफेस। और जो स्फेरिकल सरफेस है और उस स्फेरिकल सरफेस में कॉनकेव का भी होता है, कॉन्वेक्स का भी होता है, लेकिन जो सिलेबस में है वो कॉन्वेक्स का है। यानी स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन फार्मूला तो कॉनकेव के लिए भी होता है, कॉन्वेक्स के लिए भी होता है, पर मेनली जो सिलेबस में है वो कॉन्वेक्स का है। यानी रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और वो फार्मूला क्या है उसको अभी लिखते हैं और उसको डिराइव करना है, ठीक है ना। तो बता दिए कि सभी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ तक कि जो एमपी बोर्ड में तो ये 5 नंबर के लिए पक्का क्वेश्चन मान के चलिए। तो रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस दिख रहा है। रिफ्रैक्शन फार्मूला ये कौन सा पॉइंट नहीं दिख रहा है? स्फेरिकल सरफेस नीचे लिख दे। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक। रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। और वो जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या है देखना, वो है μ2 माइनस μ1 अपान आर इक्वल टू μ2 अपान भी माइनस μ1 अपान यू। ये फार्मूला ये है। इसी से आगे बढ़ा के ऐसा लिखा जा सकता है μ माइनस 1 अपान आर इक्वल टू μ अपान भी माइनस 1 अपान यू। ये कब लिखा जाएगा, वो एक केस होता है। यानी इसी को ये कब लिखा जाएगा, वो उस स्पेशल केस पर कभी कभी प्रूव करने के लिए ये दे देता है, कभी कभी प्रूव करने के लिए ये दे देता है। उसमें है क्या कि जब स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे, अभी सुन लीजिए क्वेश्चन नहीं को। जैसे ये एक स्फेरिकल सरफेस है तो इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लें μ1 और इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लें μ2। यदि हम इस साइड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लें, इस सरफेस के लेफ्ट साइड μ1 और राइट साइड में क्या ले लें, तो ऐसा केस होने पर ये फार्मूला प्रूव होगा, ठीक है। और यदि हम मान लें कि इसके इस साइड में एयर ले लें, क्या ले लें, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है क्या मान लिया जाता है 1। और इधर हम कोई मीडियम ले लेते हैं, कोई मीडियम डेंसर ले लेते हैं, कौन सा, और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिख देते हैं μ, ठीक है ना। यानी यदि हम इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लेंगे, उधर का μ2 लेंगे तो ये प्रूव होगा। और यदि इस साइड में हम क्या मीडियम ले लेंगे एयर, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया जाता है 1। तो जहाँ μ1 है वहाँ क्या लिख देंगे, तो ये ना आ जाएगा μ माइनस 1 और μ2 को क्या लिख देंगे μ लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये आया है। अभी हम जब स्टार्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे और राइट साइड में μ2 क्या लेंगे। अब बाद में ये कह देंगे कि लेफ्ट साइड का जो मीडियम है वो क्या है, तो जब एयर रहेगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा 1। तो μ1 को क्या लिख देंगे 1 और μ2 के बदले में क्या लिख देंगे, बस। तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे इसको सॉल्व करने पर ये ना आएगा, कंडीशन आए कि हम लेफ्ट में ये ले लें, ये ना सोचना कि इसको कैसे ये आ गया होगा। तो
तो हम बता दिए ना कि कंडीशन अप्लाई करने पर ये आएगा। आपसे क्वेश्चन आज पूछा जाएगा, बल्कि कहो तो ये लिख दे, ये प्रूव करने के लिए आ सकता है अथवा ये ले हो, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, रिफ्रैक्शन फार्मूला ये रहेगा अथवा ये रहेगा। इसी को चाहे तो ये बोल दे, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये आया था। अभी आप लोग गणेश स्कूल वाले को में क्वेश्चन ये दिया गया था। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, साथ में बनाते चलिएगा, ठीक है ना। ये है, अब यहाँ पर जो स्फेरिकल सरफेस दिया गया है, उस स्फेरिकल सरफेस में हम कौन सा है बताने वाले हैं, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में कौन सा, कॉन्वेक्स स्फेरिकल, क्योंकि आप लोगों के जो सिलेबस में है वो सिर्फ कौन सा है, कॉन्वेक्स का ही है। रिफरेंस में कॉन्वेक्स कॉनकेव दिया दोनों है, पर जो सिलेबस में मेन है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो देखिए यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं। ये हम इसका नाम रखे देते हैं APB। APB एक स्फेरिकल सरफेस है, और ये ऐसा सरफेस आया है कि इसके लेफ्ट साइड में कोई दूसरा मीडियम है और राइट साइड में कोई, ठीक है ना। और C इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CL क्या है, नॉर्मल, ठीक है ना। इसके लेफ्ट साइड में कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, और इस साइड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है ना। इधर हम मान कर चल रहे हैं कि इधर जो है वो मीडियम जो है वो कौन सा है, और इधर हम ये नहीं कह रहे हैं कि एयर है, कौन सा है, रेयरर, ठीक है ना। इस डायग्राम में क्या है, फिर से सुनना, ऐसे समझना कि आज ही बनने लगे, हर बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो। देखो सबसे पहले क्या बोलेंगे, APB कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, P उसका हम पोल ले लेते हैं और C उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेफ्ट साइड ऑफ सरफेस इज, लेफ्ट साइड ऑफ सरफेस इज रेयर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड राइट साइड इज डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिए, कहाँ, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से एक लाइट रेज ऐसे जाएगी, कहाँ से कहाँ, रेयर से डेंसर, तो रेयर से डेंसर जाएगी तो बेंड टूवर्ड नॉर्मल, और एक लाइट रेज हम इसको मान लो सीधे ले गए, तो जब सीधे ले जाएं तो कोई डेविएशन, परपेंडिकुलर जाने पर क्या होता है, और ये लाइट रेज और ये वाली लाइट रेज आगे जाके यहाँ पर मिल गई, तो ये हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट O का इमेज, ठीक है। क्या कहा हमने, APB कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, P पोल, C सेंटर ऑफ कर्वेचर,
लेफ्ट साइड ऑफ सरफेस इज रेयर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, सब लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ नीट और IIT का एग्जाम नहीं कि ऑब्जेक्टिव में टिक भर करना है, MP बोर्ड में इसको और CBSE बोर्ड में, है ना, सब लिख के दिखाना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। APB के लेफ्ट साइड में क्या है, रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और राइट साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 वाला मीडियम डेंसर है ना। वो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और उसका इमेज कौन है, I। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है U, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को लिखा जाता है R, और इमेज का डिस्टेंस लिखा जाता है V। ये पता है कि लेफ्ट वाले को माइनस और राइट वाले को प्लस। हो गया इतना। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ, और ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, D पॉइंट ले लें यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखना, यहाँ पर देख ये रहे हैं कि एक ठो एंगल यहाँ भी बना है कि नहीं, एंगल है, कुछ मान ले अपने से, हम माने ले रहे हैं अल्फा, और इमेज की जगह पर जो एंगल बना है उसको माने ले रहते हैं बीटा, और यहाँ भी एक ठो एंगल बना है उसको हम मान ले रहे हैं थीटा। क्या कहा, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, ये रहा थीटा, ठीक है ना। अब इतना पहले आप लोगों को लिख डालना पड़ेगा। यहां देखिएगा लिखे दे रहे हैं, लेट APB इज ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, P पोल, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, P पोल, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये C लिखा है ना यहाँ पर। लेफ्ट साइड ऑफ सरफेस इज रेयर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1, एंड राइट साइड इज, कौन सा मीडियम लिया हमने, डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, μ2, ठीक है। वो पॉइंट ऑब्जेक्ट, वो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट विच रियल इमेज, कौन है उसका रियल इमेज, हाँ फॉर्म्स I, ये रहा। इतना कहने में क्या दिक्कत है। APB कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, P पोल, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेफ्ट साइड में रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, राइट साइड में डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। वो जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और उसका रियल इमेज कौन है, I। अब जो एंगल बने हुए हैं उनको लिख देते हैं, एंगल ODL, एंगल ODL इक्वल टू I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल IDC इक्वल टू R, और ये है एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन, ये फिक्स है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। और इन एंगल को आपने जो माना है वो लिख दीजिए। कंसीडर किया है कि ये अल्फा है, वो बीटा है, वो थीटा है, लेकिन ठीक है ना। आई डी सी इक्वल टू आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है कि नहीं है, और ओ डी एल इक्वल टू आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर हमने इसको अल्फा में कंसीडर किया है, कहे तो डी ओ सी, क्या डी ओ सी अल्फा, डी आई सी यानी, और डी सी यानी थीटा, ये हमने माना है। तो लिख दो इनको भी थोड़ा सा, लेट दिख रहा अभी इधर है, लेट एंगल डी ओ सी इक्वल टू अल्फा, एंगल डी आई सी इक्वल टू बीटा, और एंगल डी सी पी इक्वल टू थीटा। देखो तो हाँ बिल्कुल, हाँ लगता है कि ये अल्फा लिखे हैं, ये बीटा लिखे हैं, इसको गामा लिख दीजिए। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, हमको गामा बनाने में थोड़ी दिक्कत जाती है तो हमने थीटा लिख दिया। हाँ बिल्कुल, आप अपनी मर्जी से कुछ भी एंगल कंसीडर कर लो ना। इनका फिक्स है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को आइन लिखना पड़ेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर, और इनको आप कुछ भी कंसीडर कर लो। बिल्कुल आप लोग कहना बिल्कुल गलत नहीं है, बुक में जहाँ तक है अल्फा बीटा गामा लिखा होगा, हमको थोड़ा गामा बनाने में डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हमने थीटा बोल दिया। क्या दिक्कत है, अल्फा बीटा थीटा, ठीक है ना। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसके बाद स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होता है कि इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो, मतलब μ2 अपान μ1 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। अरे म्यू इक्वल टू, देखो सुनिए, म्यू इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर सुने हो कि ये भी नहीं सुने हो? इधर खुशी, म्यू इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर होता है, ठीक है। लेकिन ये उस समय की बात है जब लेफ्ट साइड एयर हो, लेफ्ट साइड, तो अभी हमने एयर तो कहा नहीं है, रेयर न लिया है, तो इसलिए उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान, हाँ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान ये। और यदि लेफ्ट साइड को एयर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, मान लो पहले से एयर लेके चल रहे हैं, तो आपको μ2 अपान μ1 ना लिखना पड़ेगा, आप शुद्ध क्या लिख के चलेंगे, म्यू इक्वल टू साइन आई अपान साइन, और इधर एयर बोल दो, इधर μ2 ना बोल के सिर्फ क्या लिख दो, म्यू। हमने बताया ना कि प्रूफ करते समय क्या करना पड़ेगा। यदि आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया है कि उसको प्रूफ करो, तो आप पहले से इधर क्या ले लो, एयर, और इधर का डेंसर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 न लिख करके म्यू। तो जहां हम यहाँ μ2 अपान μ1 लिखने वाले हैं, वहाँ म्यू से शुरुआत कर देते बस, ठीक है ना। तो आगे इसको चलो लिखो, नाउ बाय स्नेल्स लॉ, ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का है, हम बता दिए, खासकर एमपी बोर्ड में 5 नंबर का, यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर भी बता देते हैं 19 नंबर। चलो नाउ बाय स्नेल्स लॉ, नाउ बाय स्नेल्स लॉ, देखो
μ2 अपान μ1 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। यहाँ से स्टार्ट करना होगा बाय स्नेल्स लॉ। μ2 अपान μ1 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। इफ है आई एंड आर वेरी स्मॉल, यदि आई आर को बहुत छोटा मान लिया जाए, देन साइन आई के बदले में आई लिख देंगे और साइन आर के बदले में आर लिख देंगे। यदि आई और आर की वैल्यू बहुत कम रहेगी, जैसे बहुत कम मीन्स जीरो, तो साइन जीरो इक्वल टू जीरो होता है कि नहीं? साइन जीरो यानी साइन जीरो की वैल्यू जीरो होता है। तो जब आई आर बहुत कम होगा तो साइन आई को आई लिख देंगे, साइन आर को साइन आई को आई, साइन हटा दिए। अरे बहुत कम मान लो कितना, तो साइन जीरो इक्वल टू क्या होता है? तो अब आई बहुत कम हो तो साइन आई इक्वल टू क्या लिख देंगे? आई। लेकिन काश में ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि काश जीरो की वैल्यू 1 होती है। ध्यान देना, क्वेश्चन आप लोग यही उठाओगे कि सर क्या काश में भी ऐसा हो सकता है? तो काश में नहीं हो सकता, क्योंकि काश जीरो इक्वल टू जीरो नहीं होता, जबकि साइन जीरो इक्वल टू जीरो होता है। इसलिए साइन जीरो को साइन आई को आई लिख सकते हो। स्मॉल वेरी स्मॉल पर ये कंडीशन बोल के लिखना, बिना कुछ कहे ना लिख देना साइन आई इक्वल टू आई साइन आर इक्वल टू आर। ये कह के लिखना कि इफ आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, तब देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो तो μ2 अपान μ1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई अपान आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, μ2 आर इक्वल टू μ1 आई। ये इक्वेशन नंबर, यहाँ तक कोई दिक्कत? स्टेप याद रखना पड़ेगा। स्टेप के लिए याद ही रखना पड़ेगा कि हम यहाँ स्नेल्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद μ2 आर इक्वल टू μ1 आई हुआ। अब यहाँ देखिए डी ओ सी, चलो यहाँ डायग्राम बना के दिखाते हैं, हम लोग दिक्कत जाती है। ओ डी सी, यहाँ देखो उस डायग्राम में ढूंढने में आप लोगों को दिक्कत जा रही है। डी ओ सी वहाँ है और यहाँ पर ये अल्फा है, यहाँ पर ये थीटा है, यहाँ पर ये क्या है? आई है। आप लोगों को 7th या 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ाया जाता था। वो ये बताया जाता था कि किसी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल, बाहर साइड का एंगल, अंदर के दो एंगल का प्लस होता है। मीन्स ये इक्वल टू इन दोनों का, सुने हो कभी? यानी तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा, थीटा प्लस जो भी लिखो, है ना? तो लिखो इन ट्रायंगल डी ओ सी आई इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस इन ट्रायंगल डी ओ सी आई इक्वल टू थीटा प्लस, और इन ट्रायंगल डी आई सी में क्या होगा? बाहर कौन एंगल है? अब थोड़ा इसी में देख लो, डी आई सी बाहर कौन है? थीटा। अंदर कौन है? हैं? हाँ, तो आर और बीटा मिला के थीटा होगा। आर और बीटा मिला के, तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? थीटा माइनस। अब देखो क्या पता चला, आई की वैल्यू कितना आया? अब आर की वैल्यू कितना आया? तो इन आई और आर की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। कर दें? कर दो। पुटिंग
I and R. Value, putting the value of I and R in second, तो क्या मिलेगा देखना, μ2 अब R यानी थीटा माइनस बीटा, और ये μ1 अब I यानी थीटा प्लस अल्फा, और ये इक्वेशन नंबर 3। क्या किया, पहले लगाया स्नेल्स लॉ, याद रखना स्टेप को, सोचो आपको स्टेप याद रखना है। स्नेल्स लॉ लगाया, आई आर बहुत कम होने पर साइन हटा दिया, फिर एक्सटीरियर इंटीरियर वाला वो लगाया कि बाहर वाला एंगल अंदर के प्लस, तो आई आर की वैल्यू मिल गई। आई आर की वैल्यू मिल जाने पर उनको इसमें रख दिए, रखने के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब है क्या कि हमको जो फार्मूला लाना है वो यू आर म्यू भी में लाना है ना। तो ये u मीन्स ये वाली साइड ना है, r यानी अभी तो हमको एंगल पता है, लेकिन हमको साइड के रूप में लाना है। किसके रूप में, तो आप लोग ये जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन, नहीं पढ़े हो, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होते हैं। देखना नाउ, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसमें जितने भी एंगल हैं उन सब के लिए लगाओ तो आर्क अपॉन रेडियस। देखना इस एंगल के लिए आर्क डीपी होगा, भले उल्टा है, इसके लिए आर्क कौन होगा, इसके लिए आर्क, यानी कुल मिला के खुशी इसका आर्क कौन होगा, डीपी न होगा। अरे जैसे ये एंगल बना है ना, तो इसको बोलते हैं आर्क, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा। तो बीटा के लिए आर्क कौन कहलाएगा, डीपी, थीटा के लिए डीपी, और अल्फा के लिए भी डीपिन कहलाएगा। यानी एक तो क्लियर हो गया कि सभी का आर्क सेम है। क्लियर, रेडियस उस पॉइंट से पी तक का डिस्टेंस सेम कहाँ से होगा, अरे इसके लिए आई पी न होगा, और इसके लिए अरे अरे अभी वैल्यू बताओ केवल, इसके लिए आई पी होगा, इसके लिए क्लियर हुआ। क्या कहा हमने, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क सबका डीपी और रेडियस उस पॉइंट से पी तक, उस पॉइंट से, तो इसके लिए ओ पी, इसके लिए सी पी, इसके लिए लिखो तो अल्फा इक्वल टू, देखो बहुत आसान है, डी पी अपॉन ओ पी। अभी समझा रहे कुछ टाइम बाद को, फिर से बताइए, बीटा इक्वल टू डी पी अपॉन आई पी, थीटा इक्वल टू डी पी अपॉन सी पी, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क सबका डी पी है, रेडियस उस पॉइंट से पी तक का सब ले लो। इन सबको अब कहाँ रखना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन में। और थर्ड इक्वेशन में रखने के बाद ये देख रहे हो कि ओपी की वैल्यू क्या है, पीसी की वैल्यू क्या है, और आईपी की वैल्यू क्या है, रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही होगा रिफ्रैक्शन फार्मूला। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड थीटा इन इक्वेशन थर्ड, रखो जल्दी से। हो गए यहां तक कि नहीं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड थीटा इन इक्वेशन थर्ड, क्या था थर्ड इक्वेशन, म्यू टू, यहाँ पर हाँ, तो बीटा माइनस थीटा के थीटा, हाँ, तो डी पी अपान, बोलो डी पी अपान पी सी,
और डी पी अपान ठीक है, और उधर म्यू वन अच्छा यहाँ आइए हाँ और डी पी अभी आप पहले म्यू2 रखिए फिर ना म्यू1। अरे फार्मूले में लिखा था ना। फॉर्मूला लिखने से क्या होगा, क्या हुआ जब जो शुरू से प्रोसेस है तो लास्ट में हाँ, तो जो आया था वो बताओ ना, क्या हम मिटा दिए जो क्या। आगे वाला म्यू2 है। हाँ नहीं, जो यहाँ था वो लिखवाना, हमने मिटा दिया मान लो। अब आप क्या गलती किए हो, लेफ्ट राइट का चेंज हो तो आप बना लो ना। और ये इसमें क्या होगा, डी पी अपान, अरे इसमें बताओ ना क्या था। अरे यार तो पीसी और सीपी एक ही ना, डीपी अपॉन सीपी मतलब थीटा था ना। हाँ ठीक है था। और फिर उसके बाद वो था प्लस डी। डीपी अपॉन ओपी। आप लोगों के भरोसे रहेंगे तो गलत भी करवा दोगे। यहाँ थीटा माइनस बीटा था, तो ये थीटा की वैल्यू क्या है, डी पी अपान पी सी, और बीटा डी पी अपान आई पी, और यहाँ म्यू वन, और यहाँ थीटा तो डी पी अपान सी पी फिर से, और प्लस अल्फा तो डी पी अपान ओ पी। डी पी कामन कर लो, डी पी तो ये म्यू टू और ये डी पी कामन, तो 1 अपान पी सी माइनस 1 अपान आई पी, और यहाँ म्यू वन और ये डी पी कामन, तो 1 अपान सी पी प्लस 1 अपान ओ पी। ये डी पी से डी पी, कोई दिक्कत, म्यू टू का अंदर इंटू कर दो तो पता है, तो म्यू टू अपान पी सी माइनस म्यू टू अपान आई पी इक्वल टू म्यू वन अपान सी पी प्लस म्यू वन अपान ओ पी। अब ये डायग्राम से देखकर वैल्यू सबका पुट कर दो, तो क्या हुआ, म्यू टू अपान पी सी की वैल्यू क्या रखोगे, पीसी की आर, और म्यू टू अपान आई पी की वैल्यू क्या रखोगे, भी, और म्यू वन अपान सी पी की वैल्यू क्या रखोगे, सीपी की और और यहाँ पर म्यू वन अपान ओ पी की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ माइनस लगाए देते हैं, ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए, ओ पी की वैल्यू माइनस होने के कारण। ध्यान देना, बाद में कह दोगे यहाँ नहीं समझ में आया, ये प्लस है पर ओ पी की वैल्यू माइनस है ये। अब क्या करें, आर को एक तरफ कर लो, आर वाले टर्म को, तो ये म्यू टू अपान आर तो है ये है, और ये माइनस म्यू वन अपान आर, और उधर इस माइनस को उधर भेज दो तो म्यू टू अपान भी, और ये म्यू वन अपान यू। ठीक है, अब आर एलसीएम ले लो, आर तो म्यू टू माइनस म्यू वन इक्वल टू म्यू टू अपान भी माइनस म्यू वन अपान यू। यही है रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। दिस इज रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम ये कह दें कि लेफ्ट साइड का जो मीडियम है वो रेयर है, लेफ्ट साइड का मीडियम क्या है, रेयर है, ये सारी एयर, हाँ रेयर तो लिए हैं पर पार्टिकुलर एयर कह दें, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया जाता है, तो जो म्यू वन है वो क्या लिख दिया जाएगा, 1, और जब म्यू वन को 1 लिख देंगे तो फिर म्यू टू ना लिख कर म्यू लिख देते हैं,
ठीक है ना। तो ये पर अब ये कहेंगे कि सर मान लीजिए हम पहले से ये लेके चले, पहले से लेके चलेंगे तो जहाँ आप μ2 अपान μ1 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर स्नेल्स लॉ लगाए हो, वहाँ पर ये ना लिख करके क्या लिख के चलोगे, म्यू लिख के चलोगे, तो ऑलरेडी वो 2 वाला ना आएगा। और यदि आपने ऐसे लगा दिया और लास्ट में कंडीशन अप्लाई कर दो कि लेफ्ट साइड में हम एयर बोल रहे हैं, तो एयर बोल रहे हैं तो μ1 इक्वल टू 1, और राइट साइड में जो भी है उसको μ2 इक्वल टू म्यू कर देते हैं। ठीक है ना। आगे लिख दीजिए इफ है हाँ नाउ इफ है लेफ्ट साइड ऑफ सरफेस इज, दिख रहा है कि नहीं, नाम नहीं दिखेगा। हैं? नाउ इफ लेफ्ट साइड ऑफ सरफेस इज एयर मीडियम देन μ1 इक्वल टू 1 और μ2 इक्वल टू म्यू। जब लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, एयर रहेगा, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेंगे और राइट साइड जो μ2 है उसको म्यू लिख देंगे। देन या देयरफॉर इनमें चेंज कर दो, तो μ-1 अपान आर इक्वल टू म्यू अपान भी -1 अपान यू। कभी कभी ये लिख कर कहता है इसको प्रूव करो, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, पूरा लगाने के बाद चाहे ये कंडीशन लगा देना और चाहे पहले से लेफ्ट साइड में एयर ले लेना और राइट साइड में कोई डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, दोनों तरीके हम बोल दिए। आप चाहो तो पूरा लगा के कंडीशन कर दो, चाहे तो आप पहले से ये लेके चलो, ठीक है ना। यही है, इसी को ये भी बोल सकते हो, इसको ये बोल सकते हो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज, ऐसा क्वेश्चन बोल दिया जाता है। इस्टेब्लिश रिलेशन, हाँ ठीक है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने बता दिया कि स्टेट बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, हर बोर्ड एग्जाम के लिए ये फार्मूला डिराइव करने के लिए आता है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए तो आप फार्मूला तैयार कर लिए तो हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर बोर्ड एग्जाम में पूरा प्रूव करने के लिए आता है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर का आता है। हमने बता दिया, स्पेशली जो MP बोर्ड वाले बच्चे होंगे उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 नंबर में हमने क्वेश्चन नंबर भी बताया है कि 19 नंबर में। सर जैसे आप थीटा लिए हैं, तो आप मैं गामा लेके सॉल्व कर सकता हूँ, वैल्यू सब सेम रहेगी। थैंक यू।